अब बात करते हैं फॉरेंसिक पैथोलॉजी की। फॉरेंसिक पैथोलॉजी भी फॉरेंसिक मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें मेडिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को बरूएकार लाते हुए कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ का असेसमेंट किया जाता है। यानी मौत किस वजह से हुई होगी, किस अंदाज से हुई होगी, इसको रूल आउट करने के लिए जो साइंस इस्तेमाल होती है वो फॉरेंसिक पैथोलॉजी कहलाती है। फॉरेंसिक पैथोलॉजी के मुख्तलिफ़ काम होते हैं, जैसे कि फॉरेंसिक एटॉप्सी है। अब एटॉप्सी है ही यही सारा अमल के कॉज ऑफ डेथ जानना और मैनर ऑफ डेथ जानना। एटॉप्सी की पूरी डिटेल है वो आइंदा हम लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएं फॉरेंसिक एटॉप्सी की। एटॉप्सी बेसिकली एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द कॉर्प्स यानी डेड बॉडी का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन होता है और असेसमेंट की जाती है कि मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ क्या हुआ होगा। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है फॉरेंसिक साइंस में और ये केसेस को सॉल्व करने में एक अहम प्रोसीजर है। इसी तरीके से फॉरेंसिक पैथोलॉजी का जो मुख्तलिफ नौइयत का काम ये भी है कि अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ, यानी एक तो नेचुरल डेथ होती है, बीमारी है, उसकी वजह से आदमी बीमार हुआ और मर गया, लेकिन कुछ डेथ्स ऐसी होती हैं जिसमें सस्पिशन आता है, जिनको हम लीगल पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। कि फ़र्ज़ करें एक शख्स है जो बहुत मालदार भी है और उसकी जायदाद का कोई मसला चल रहा है और उसको कहीं दावत पे मदऊ किया जाता है और दावत खाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है और उसकी जो जायदाद है उसके ऊपर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इस किस्म के केस में सस्पेक्ट किया जा सकता है कि द पर्सन माइट बी पॉइजनड, हो सकता है उसको जहर दिया गया हो, उसको किसी ने मारा हो। तो ये सस्पिशियस डेथ्स होती हैं, इनको भी रूल आउट करने के लिए फॉरेंसिक पैथोलॉजी का इल्म इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और मकसद ये कि जैसे इसी तरीके से ज़ख़्मों को और वुंड्स को एग्ज़ामिन करना और अंदाज़ा लगाना कि ये ज़ख़म जो है वो हादसाती तौर पर हुआ होगा या किसी ने मारा है उसके बाद ये ज़ख़म प्रोड्यूस हुआ है या ख़ुद प्रोड्यूस किया गया है किसी को फंसाने के लिए, इसमें भी फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट का अहम किरदार होता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन जैसे कि यूरिन है, ब्लड है, टिश्यू है, बोन है, टीथ्स हैं, इन सब चीज़ों का हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कि कोई बीमारी पहले से चल रही थी या वाकई में कोई इंजरी हुई है, तो उन टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करके भी अंदाज़ा किया जाता है। इसी तरीके से टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती हैं बॉडी फ्लूइड्स की, टिश्यूज़ की, कि कोई जहर तो नहीं था, उसके यूरिन के सैंपल्स लिए जाते हैं, ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं और टिश्यू का सैंपल लिया जाता है। इस तरीके से वो सैंपल्स कलेक्ट करके उनकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती हैं, उधर भी फॉरेंसिक पैथोलॉजी का अहम किरदार होता है। तो अलगर्ज़ ये एक बहुत ऐसा फॉरेंसिक पैथोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो पैरेलल चलता है इन्वेस्टिगेशन के। कोई भी इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक पैथोलॉजी के बगैर कंप्लीट हो नहीं रही होती। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो मैंने इनिशियल वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस फॉरेंसिक मेडिसिन के थोड़ा सा अपोजिट है, इन अ सेंस कि फॉरेंसिक मेडिसिन जो साइंस है वो मेडिसिन की एप्लीकेशन फॉर द पर्पस ऑफ लॉ, और यहाँ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ लॉ दैट सर्व्स मेडिकल प्रोफेशन या मेडिसिन। आइए इसको डेफिनेशन वाइज भी देखते हैं। इट डील्स विद द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फिजिशियन with particular reference to those arising from physician-patient relationship such as medical negligence cases, consent, right and duties of a doctor, serious professional misconducts, medical ethics etc. देखिए मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फिजिशियन उसको डिक्टेट कर रहा है। अब फर्ज करें एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट है जो अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है
और वो पेशेंट को भरपूर एग्जामिन नहीं करता और गलत डायग्नोस करके दवा दे देता है, जिसका खमियाजा फिर मरीज़ को भुगतना होता है। और ये माल प्रैक्टिस अक्सर हमारे माशरे में कॉमन देखी जा रही है, जिसका कोई पूछने वाला भी नहीं है और जिसके बारे में लोगों को इल्म भी नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, लिटरेसी और अवेयरनेस लेवल हमारे माशरे में इतना ज़्यादा तो नहीं है कि बीमारी के बारे में ख़ुद भी थोड़ी सी अवेयरनेस लें और अपनी सेहत से मुताल्लिक लोगों की आगाही भी नहीं है। तो इस सारे उसमें क्वैक्स या खुदा न खास्ता क्वालिफाइड फिजिशियन भी क्वैकरी जैसा अमल कर रहे होते हैं एंड दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट एंड हिज इलनेस, और उसका खमियाजा फिर भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर गाइडलाइंस जो है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस देता है। ऐसे ही देखिए डॉक्टर का भी रिलेशनशिप होता है। फ़र्ज़ करें एक डॉक्टर, एक फिजिशियन, एक तबीब, एक हकीम, एक आयुर्वेदिक, जो भी आप सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक तबीब ले लें, अगर उसके समझ में कोई मर्ज़ नहीं आ रहा और तशख़ीस नहीं कर पा रहा, तो या तो वो अपने सीनियर से हेल्प लेता है या किसी डॉक्टर और फिजिशियन को रेफ़र करता है। ये जो रेफ़रल का निज़ाम है ना, ये भी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बताती है और ये रेफ़रल जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसमें आपके पास सेकंड ओपिनियन भी आती है, इसमें केस जो है वो डायग्नोस हो जाता है, इधर उधर भटकने के बजाय और लेट डायग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशंस में जाने से बच जाता है मरीज़। लिहाजा ये अमल भी करना चाहिए और ये बाकायदा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर एक फिजिशियन को बीमारी के बारे में नहीं समझ में आ रहा तो वो किसी और डॉक्टर को, एक्सपर्ट को रेफ़र करे। इसी तरीके से कॉन्सेंट लेना, फ़र्ज़ करें अगर इवन बॉडी एग्जामिनेशन हो रहा है और टच करना है जिस्म को, तो पहले मरीज़ से इजाज़त लेनी चाहिए वर्बल, कि देखिए मैं आपके पेट को हाथ लगाऊंगा तो आप मुझे इजाज़त देते हैं या नहीं। अगर वो इजाज़त दे तो यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज मेडिकल लीगल बैकग्राउंड पर दिस इज़ अनएथिकल एंड दिस इज़ इल्लीगल। तो बराए मेहरबानी ड्यूरिंग प्रैक्टिस इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इससे आगे भी बात है। फ़र्ज़ करें पर रेक्टल एग्जामिनेशन की ज़रूरत आन पड़ी है, पाइल्स का पेशेंट है और पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना है, तो अब ऐसा नहीं कि बस फ़ौरन अपनी मर्ज़ी चलाते हुए फिजिशियन जो है वो पर रेक्टल एग्जामिनेशन शुरू कर दे। नहीं, बाकायदा उसमें कॉन्सेंट लेना पड़ता है और किसी अटेंडेंट की मौजूदगी भी बाज़ औक़ात ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे बच्चों के केसेस में। तो चूँकि आजकल सिनेरियो बड़ा अजीब सा होता चला जा रहा है, तो ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं कि मिसकंडक्ट हुआ डॉक्टर की तरफ से, तो वो भी अच्छी बात नहीं है और वो इल्लीगल एक्टिविटी काउंट होती है। इसी तरीके से अगर सर्जरी करनी है और छोटा ऑपरेशन हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो, उसमें कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो पेशेंट ख़ुद दे अगर वो अडल्ट है, और अगर अडल्ट नहीं है तो उसके पेरेंट्स, गार्जियंस जो है वो कॉन्सेंट देंगे। उस वक्त जब छोटा बच्चा हो और माँ बाप कॉन्सेंट दे तो उसको कॉन्सेंट के बजाय एसेंट कहते हैं। बहरहाल चीज़ वही होती है कि माँ बाप को सिग्नेचर करने होते हैं। तो कॉन्सेंट लेना, इजाज़तनामा लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस डिक्टेट करता है। इसी तरीके से राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ डॉक्टर है। राइट्स भी हैं डॉक्टर्स के राइट में एक ये भी है कि भाई उसकी इज़्ज़त की जाए, उसकी ताज़ीम की जाए, उससे बदतमीज़ी ना की जाए, उसकी फ़ीस दी जाए, उसके साथ ताउन किया जाए, हिस्ट्री लेते वक्त उससे सच बोला जाए और सही तकलीफ़ का इजहार किया जाए। बाज़ पेशेंट जो हैं वो गिमिक्स कर रहे होते हैं, नहीं जी किसी चीज़ को एग्री नहीं करते। भाई अगर हर चीज़ ठीक है और कोई तकलीफ़ नहीं है तो डॉक्टर के पास आए क्यों है, ठीक है ना, सवाल ये पैदा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए पेशेंट्स को। बहरहाल ये डॉक्टर्स के हुकूक में शामिल है। इसी तरीके से डॉक्टर के फ़राइज़ भी हैं कि वो तवज्जो से टाइम दे और भरपूर तरीके से अपनी नॉलेज को बरूकार लाते हुए तशख़ीस करे और अच्छी से अच्छी दवा लिखे, राइट दवा लिखे, कॉस्ट इफ़ेक्टिव दवा लिखे और अनड्यू इन्वेस्टिगेशंस ना कराए, अनड्यू मेडिकेशन उसको प्रिस्क्राइब ना करे जिसकी ज़रूरत भी ना हो, और फ़ीस भी जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज ना करे। तो ये सारे जो हैं वो उसके ड्यूटीज़ में शामिल हैं। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इस तरीके से डिफ़ाइन होती है। आइए अब ज़रा सा तेज़ी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का।
फॉरेंसिक मेडिसिन जो है वो एप्लीकेशन, इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल नॉलेज टू एड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेडिकल नॉलेज की एप्लीकेशन है फॉर द पर्पस ऑफ लॉ, और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ठीक, फिर फॉरेंसिक मेडिसिन का जो इस्तेमाल है वो कोर्ट में भी किया जाता है ताकि लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो मेंबर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशंस जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, और एक डॉक्टर स्टेट रिलेशन भी होता है कि डॉक्टर का स्टेट यानी गवर्नमेंट से भी ताल्लुक़ होता है कि पहले तो वो अपने आप को रजिस्टर कराए, रजिस्टर हकीम तबीब डॉक्टर हो, और जो काउंसिल है रेलिवेंट उससे रजिस्टर्ड हो। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है तो वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। या BMS का फिजिशियन है तो वो PMDC की रजिस्ट्रेशन के लिए भागा भागा फिर रहा है, ऐसा नहीं, रेलिवेंट काउंसिल से। फिर इसमें जो है फॉरेंसिक मेडिसिन में सब डिविजन्स है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में कोई फर्दर सब डिविजन्स नहीं होती। फॉरेंसिक मेडिसिन की जो एप्लीकेशन है वो तमाम लोगों पर अप्लाई हो सकती है इन डिफरेंट सिनेरियोज, लेकिन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो एप्लीकेशन है वो मेडिकल प्रोफेशंस के ऊपर अप्लाई होता है, यानी मेडिकल प्रोफेशंस के ऊपर ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस लागू होती है। इसी तरीके से जो मेडिकल फॉरेंसिक मेडिसिन है, इट ब्रिंग्स द मेडिकल मैन इनटू कॉन्टेक्ट विद कोर्ट्स ऑफ लॉ। फॉरेंसिक मेडिसिन फील्ड वो है जहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है वो कानून और जुडिशरी और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज से कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर कांटेक्ट में आ सकते हैं। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, इट ब्रिंग्स रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट एंड ऑल्सो डॉक्टर एंड सोसाइटी। वो जो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर का, डॉक्टर पेशेंट का और डॉक्टर सोसाइटी का रिलेशनशिप इस्तवार होता है। तो ये कुछ इस तरीके से फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की डिफ्रेंसिएशन थी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे कंटिन्यू गुफ्तगू करेंगे।